हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपका फिर से स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। मेरा नाम है सत्यम शर्मा। ये कंटिन्यूएशन का लेक्चर है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। हम चौथे पार्ट में आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक रास्तों से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि डेरिवेशन बड़ी बोरिंग चीज़ होती है ना। लगातार मैथ्स करते हो तो कोई इंटरेस्टिंग बात ही नहीं है। और बीच में मैं आपको ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं है जो बता सकूं। बस इतना बता सकता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ऐसे क्वेश्चंस जहां पर जैसे आईआईटी के मेंस के क्वेश्चन है ना, जीए के क्वेश्चन है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, उसमें आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो फिगर आपको सीधा सीधा दे दिया जाए और बोल दिया जाए सेंटर ऑफ मास बता दो। बेटा तुम तो अपने घर के हो, तुम तो जो बता दो तुमको तो बस मार्क्स दे ही देंगे, तुम तो अपने ही घर के हो। ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन को पलटा के ऊपर नीचे हर जगह से ठोक बजा के देखना पड़ेगा कि भैया हमें ये बनता है या नहीं बनता, हमें इसके पीछे का जो लॉजिक है वो पता है या नहीं। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आज के लेक्चर में चौथे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। आइए भाई देखते हैं। अभी आपको जो ध्यान रखना है, अभी आपको जो ध्यान देना है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देना है बाबा, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेकेंड, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है सॉलिड हेमिस्फीयर पे। देखो बाबा, अगर आप इसको हटा दो, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है इसके अंदर हर जगह पूरी जगह मास भरा हुआ है। पूरी जगह मास एकदम खचाखच भरा हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि अंदर ये क्या है, हॉलो हो, खोखला हो, है ना। इसके अंदर पूरी तरीके से क्या भरा हुआ है, ऐसे मास भरा हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हाँ सर, समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा। ओहो, चलिए ये अब बात है, ये मास है जो रेड कलर से मैंने ये सब बनाया है, अंदर जो फिल किया है कलर, ये आपको क्या बता रहा है कि इस सॉलिड हेमिस्फीयर के अंदर क्या है भाई, मास है। ठीक, ओके सर। अब यहां मेरी बात आप समझिएगा, कि इधर ना अब बात 3D ऑब्जेक्ट की तो है ही, अब बात यहां 3D ऑब्जेक्ट की तो है ही, 3D ऑब्जेक्ट की तो है ना। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल रख लीजिएगा। मान लीजिए सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल मास है कैपिटल M और रेडियस है कितनी, कैपिटल R। मान लीजिए ये इसकी रेडियस है कैपिटल R। दूसरे कलर से बनाता हूँ, है ना, रेड कलर, इंकी पिंकी व्हाट कलर यू वांट। ये हो गया हमारा रेडियस x डायरेक्शन में, ये आ गया हमारा रेडियस कैपिटल R। ठीक है ना। और ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस। आपको पता है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, जो बोलता हूँ मैं वही बात। अरे y एक्सिस के अबाउट ये फिगर सिमेट्रिक है, या मैं बोलूँ ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, तो हमको पता है इसका x COM निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, y COM निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात, ठीक है ना। y COM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। कुछ गलत कहा? नहीं, कुछ भी गलत नहीं कहा। dm y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। हमको पता है ये dm इंटीग्रेट होकर क्या बनेगा भाई, कैपिटल M बनेगा। तो मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूं, क्योंकि हम यहीं सॉल्व करना चाहते हैं, इसी स्पेस में सॉल्व करना चाहते हैं, और अब हम स्मार्ट भी हो चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं जो इस सॉलिड हेमिस्फीयर का मास है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एरिया में है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि अब इस जो बॉटल का ढक्कन है, अब ये जो बॉटल हमारी थी पापा, ये वाली बॉटल, ये सॉलिड अगर ढक्कन हो जाए तो अंदर भी मास भर जाएगा ना? बिल्कुल भर जाएगा सर। तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि इस ढक्कन पर जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है, मास तो अंदर भी होगा ना। अंदर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो यहां पर जो हम सरफेस डेंसिटी का कंसेप्ट अभी तक यूज करते हुए आ रहे थे, अब वो सरफेस डेंसिटी का कंसेप्ट हो जाएगा खत्म। अब सरफेस डेंसिटी का खत्म हो जाएगा हमारा कंसेप्ट, और हमको देखना पड़ेगी वॉल्यूम डेंसिटी, है ना। हमको क्या देखनी पड़ेगी, वॉल्यूम डेंसिटी, या सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में डेंसिटी देखनी पड़ेगी। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, रो से रिप्रेजेंट करते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो टोटल वॉल्यूम V कितने मास के लिए, m मास के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है? अरे हाँ कि ना, टोटल वॉल्यूम V m मास के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ dV वॉल्यूम है तो कितने मास के लिए होगा, आप निकाल सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता है ना। यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल V या dm अपॉन dV। बाबा देखो,
जो टोटल सॉलिड हेमिस्फेयर का जो डेंसिटी है, अगर मैं इस हेमिस्फेयर से थोड़ा सा पार्ट काट लूं, इतना सा पार्ट क्या करूं, ऐसे काट के केक जैसे से बाहर निकाल लूं और उसकी डेंसिटी चेक करूं, तो बाबा उतनी ही डेंसिटी होगी जो तू पूरे सॉलिड हेमिस्फेयर की होगी। आई मेरी बात समझ में, है ना? पक्का 100%? हाँ सर, बात समझ में आ गई, है ना? तो ये वही डीएम और डीवी है, डीएम बाय डीवी, उसका रेशो हमेशा क्या आना है, रो के बराबर ही आना है ना? हम जानते हैं आज जब लीनियर मास डेंसिटी हमने देखी थी तो डीएम हम क्या लिखते थे, के डी एक्स लिखते थे। जब हमने सरफेस मास डेंसिटी देखी तो हमने बोला डीएम इज इक्वल टू क्या बोला, सिग्मा डीएम। और अब हम जब डीएम की बात करेंगे कब, इस डेंसिटी के केस में जब आप बोलोगे अपना ऑब्जेक्ट 3D है और मास पूरे वॉल्यूम में बढ़िया तरीके से अंदर तक भरा हुआ है, तो आप बोलोगे डीएम इज इक्वल्स टू रो डीवी। देखो रो डीवी आएगा कि नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इससे आप समझ गए कि यहाँ पर डीवी डीएम आपको क्या लिखना पड़ेगा, रो डीवी। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक, काम क्या है, काम बस इतना सा है कि ये इंटीग्रेट नहीं हो सकते, डीएम और वाई इंटीग्रेट नहीं हो सकते। अच्छा, पहली बात, डीएम लिया कहाँ, एलिमेंट आपने लिया कहाँ? तो अब बात आती है, अब हम बात करते हैं अपने एलिमेंट की। किसकी बात करते हैं हम? अपने एलिमेंट की, है ना? हमने सारी बातें इसलिए लिख कर रख ली क्योंकि हमें ये पहले से पता है यार, है ना? जो मुश्किल है वो डीएम की मुश्किल होती है। तो आइए जरा पास आइए और पास आइए। आइए, मैंने क्या किया, मैंने अपने इस पॉइंट को ओरिजिन माना और इस पॉइंट से आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस कहाँ गया, ऊपर गया। स्मॉल आर डिस्टेंस कहाँ गया, ऊपर गया। अच्छा, और मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैंने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, ठीक है ना? ध्यान से देखना, ध्यान से समझना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। एक एलिमेंट सिलेक्ट किया और ये एलिमेंट का मास मैंने लिया डीएम। ये जो डीएम है, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपको देखने से किसके ऐसा लगेगा, मैं बता रहा हूँ, इमेजिन करना आपका काम है, मैं भी आपको इमेजिन करवाऊंगा। हॉलो हेमिस्फीयर जैसा, हॉलो हेमिस्फीयर जैसा। नहीं आया सर समझ में? नहीं आया सर समझ में कि ये हॉलो हेमिस्फीयर जैसा एलिमेंट क्यों है? ये जो आपने एलिमेंट काटा है ये हॉलो हेमिस्फीयर जैसा क्यों है? मेरी बात 2 मिनट सुनो, ध्यान से सुनो। अगर एक कटोरा है, देखना, कटोरा जो होता है, कटोरे को आप क्या बोलते हो, हेमिस्फीयर बोलते हो? अरे हाँ, हॉलो हेमिस्फीयर बोलते हो कि नहीं? हाँ सर, हॉलो हेमिस्फीयर। एक कटोरे के ऊपर आपने दूसरा कटोरा रखा, है ना? एक कटोरे के ऊपर आपने दूसरा कटोरा रखा, ये एक कटोरा, इस पर आपने दूसरा कटोरा रखा, है ना? दूसरा कटोरा, फिर आपने तीसरा कटोरा रखा, फिर आपने चौथा कटोरा रखा, फिर आपने 5वां कटोरा रखा, 6वां रखा, 7वां रखा, 8वां रखा, 9वां रखा, 10वां रखा, 11वां रखा, 12वां, 13, 14, 15 और 15, 16 कटोरा रखने के बाद वो क्या बन गया, एक सॉलिड हेमिस्फीयर बन गया। क्या बन गया? एक सॉलिड हेमिस्फीयर बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे घर बनाने के लिए आपको एक छोटा सा एलिमेंट नहीं चाहिए होता, ईंट, वैसे ही अगर आपको सॉलिड हेमिस्फीयर बनाना है तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटा एलिमेंट है, वो क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर है। आप एक हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर दूसरा हॉलो हेमिस्फीयर, फिर तीसरा हॉलो हेमिस्फीयर रखते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉलिड हेमिस्फीयर मिल जाएगा। इसलिए ये जो हमने डीएम मास काटा है, ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉलो हेमिस्फीयर को। अच्छा, पक्का? हाँ, तो आपको समझ में आ गया भाई, डीएम जो है वो एक हॉलो हेमिस्फीयर का डीएम है। अच्छा सर, ठीक है सर। तो सर इसका y भी तो कुछ होगा? हाँ बिल्कुल होगा y। हम जानते हैं जब रिंग होती थी तो हम उसका y कहाँ लेते थे? 2r/π पे लेते थे, याद करो, है ना? और अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हॉलो हेमिस्फीयर का YCOM कहाँ होता है? वो होता है r/2 पे। तो हम बोलेंगे यहाँ कहीं होगा हमारा YCOM, ये होगा हमारा y, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी बाबा? r/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? r/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए भाई, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे, कहीं फंसेंगे तो दिमाग लगाएंगे, ठीक है? आ जाओ, ये सारी चीजें आप जानते हो। आओ निकालते हैं YCOM। y की वैल्यू मैं क्या रख दूं? r/2। जैसे ही आपने r/2 रखा, आपका दिमाग चलने लगा कि डीएम को चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से कि उसके अंदर क्या आ जाए? स्मॉल r आ जाए, तभी तो आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि जो डीएम है वो रो डीवी के बराबर है। जो डीएम है वो किसके बराबर है? रो डीवी के बराबर है। अच्छा, ठीक है, आओ
रो की वैल्यू आप बोल सकते हो कैपिटल M बाय कैपिटल V, यानी कि कैपिटल M बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3r³, तो हेमिस्फीयर कितना होगा 4/3 का आधा, यानी कि 2/3 पाई कैपिटल R³ 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3m/2πr³, 3m/2πr³, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो। चलो तुम्हारे पास रो की वैल्यू आ गई 3m/2πr³, तुम्हारे पास y की वैल्यू आ गई r/2, क्या बचा, dm निकालने के लिए तुमको कौन रोक रहा है, dv रोक रहा है। तुम्हारे पास dm निकालने के लिए रो की वैल्यू है, तुम्हारे पास dv नहीं है। तुमको इस एलिमेंट का यानी कि इस हॉलो हेमिस्फीयर का क्या चाहिए, अब वॉल्यूम चाहिए। निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे भैया ध्यान से सुनना, किस किस को ये बात पता है कि वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू थिकनेस होता है, किस किस को ये बात पता है, सर हमको पता है, सर हमको पता है, सर हमको पता है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं आपको बोल दूं कि यार इस एलिमेंटल जो आपने एलिमेंट लिया है इसकी थिकनेस dr है, अगर मैं ये आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं ये हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, और इसकी थिकनेस आपको कितनी दे दी है भैया, dr दे दी है, क्या आप dv निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। dv चाहिए ना, dv चाहिए ना, आप मुझे एरिया बताओ, आप मुझे क्या बताओ, एरिया बताओ, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, थिकनेस से, उस एलिमेंट की, ठीक है। तो उस एलिमेंट का एरिया कितना है बाबा, एरिया कितना होगा, हेमिस्फीयर का एरिया, हॉलो हेमिस्फीयर का, अरे बाबा हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है 2πr², 4πr² पूरे स्फीयर का होता है, हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, तो एरिया कितना होगा 2π, r कितना है, स्मॉल r है, स्मॉल r², थिकनेस कितनी दे दी गई है, dr दे दी गई है। तो क्या आप dv नहीं बता सकते, dv बता दिया ना सर, 2πr² dr, दिस इज द वैल्यू ऑफ dv। अच्छा अब बताओ dv इज इक्वल टू 2πr² dr। देखो dm निकालने के लिए आपको कौन रोक रहा था, dv ही तो रोक रहा था। लो dv की वैल्यू पुट करो, रो आपके पास है 3m/2πr³, dm आपके पास आ जाएगा कि नहीं। चलो dm जो है क्या आप बोल सकते हो रो dv के बराबर है, और उसको मैं यहाँ पुट कर दूं, है ना। सारी इतनी बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। आपको पता है कि ये जो रो है ये कॉमन, ये कांस्टेंट है तो बाहर ही आएगा, के बाहर आया था, सिग्मा बाहर आया था, तो रो को भी तो बाहर आना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ सर समझ रहे हैं। तो आओ वैल्यूज पुट करते हैं, साइड में लिख लेता हूँ वैल्यूज सारी। dv की वैल्यू है आपकी कितनी बाबा, 2πr² dr, 2πr² dr, ये है dv की वैल्यू, और रो की वैल्यू कितनी है 3m/2πr²। चलो इसको मिटाता हूँ, है ना। आओ अब वैल्यूज पुट करते हैं, सटासट खटाखट फटाफट। चलिए YCOM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, dm को आप क्या लिख सकते हो, रो dv लिख सकते हो, रो dv लिख सकते हो। हाँ dv को आप क्या लिख सकते हो, dv को आप लिख सकते हो 2πr² dr, ये क्या है, दिस इज dm। अब देखो dm जो है वो r के फॉर्म में आने लग गया, r के फॉर्म में आने लग गया, बस काम खत्म। 2πr² dr अंदर बचा, और क्या बचा r/2, तो r/2 से ये 2 कट गया, डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब बात आती है लिमिट क्या पुट करें सर, क्या लिमिट पुट करें, तो बाबा पहले छोटा सा हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, फिर छोटा, उससे और बड़ा हॉलो हेमिस्फीयर, फिर और बड़ा हॉलो हेमिस्फीयर। तो पहले रेडियस छोटी रहेगी, पहले इतनी छोटी रेडियस, फिर और बड़ी रेडियस, फिर और बड़ी रेडियस, तो रेडियस बढ़ती जा रही है, हाँ कि ना। पहले आप एकदम छोटा सा हॉलो हेमिस्फीयर डालोगे, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा हॉलो हेमिस्फीयर डालोगे, फिर उसके ऊपर छोटा सा हॉलो हेमिस्फीयर, फिर हॉलो हेमिस्फीयर, फिर हॉलो हेमिस्फीयर। तो ये रेडियस बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, यहाँ पर रेडियस होगी 0, और यहाँ तक आपको पहुँचना है तो यहाँ पर रेडियस होगी कैपिटल R। तो लिमिट चढ़ा देंगे 0 से लेके कैपिटल R तक, YCOM 0 से लेके कैपिटल R तक। ये लो भाई 0 से लेके कैपिटल R तक। अच्छा इसमें कांस्टेंट क्या क्या है भाई, उसको बाहर निकाल लो, पहले ही लिख के बाहर निकाल लो कांस्टेंट को। लो रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट, और कुछ कांस्टेंट नहीं। चलो बाहर लिख लो इसको, आ जाओ। तो ये हो गया YCOM, क्या क्या कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, और m भी लिख देता हूँ इसके नीचे। 0 से लेके कैपिटल R तक बचेगा क्या, r² और ये r³ dr। ठीक, इंटीग्रेट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई रो बाय m
आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर की पावर 4 हो जाएगा, आर की पावर 4 लिमिट चढ़ जाएगी कितनी, 0 से लेके कैपिटल आर, ये हो जाएगा आर की पावर 4, कैपिटल आर की पावर 4। चलो अब रो की वैल्यू क्या थी भाई, रो की वैल्यू थी 3m बाई 2 पाई आर स्क्वायर। चलो पाई इंटू रो की वैल्यू थी 3m बाई 2 पाई आर स्क्वायर, बाई 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बचा, यहाँ 4m बचा और यहाँ बचा आर की पावर 4। चलो m से m कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से कटा आर स्क्वायर हो गया। कितना आ रहा है भाई, ओहो हो कितना आ रहा है भाई, आर की पावर 4। हाँ, कितना आ रहा है 3r स्क्वायर बाई 8। ये आर स्क्वायर ज़्यादा कैसे आ रहा है, हाँ समझ गया ना बाबा, ये क्या किया है मैंने, ये क्या किया है, तो आर क्यूब होगा ना भाई, 2/4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। अरे भाई किसका, पूरे स्फीयर का, यहाँ हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 3 ऊपर चला गया तो यहाँ क्यूब होगा ना बाबा, बाबा यहाँ क्यूब होगा ना, ये क्यूब होगा है ना, तो यहाँ कट जाएगा, ये आएगा 1, ये हो जाएगी पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 3r/8। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, यहाँ से आपने YCOM निकाल लिया, जिसकी वैल्यू कितनी आई 3r/8 आई है। कहाँ से, हमारे ओरिजिन से। हमने ओरिजिन इसको माना, ओरिजिन इसको माना है, थोड़ा सा कलरफुल, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो मतलब आपके पूरे सॉलिड हेमिस्फीयर का, किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर ही है ना, इसको कर दो क्लियर। सॉलिड हेमिस्फीयर बनाऊं पहले तो मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा, ये सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है आपका। इस सॉलिड हेमिस्फीयर का आपने कितना निकाला भाई, आपने निकाला है 3r/8। ये आपका क्या था, ओरिजिन था 0,0, यहाँ से 3r/8 पर, 3r/8 पर क्या होगा आपका YCOM। आ गई मेरी बात समझ में, और यहाँ पूरा मास भरा हुआ है अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूरा मास अंदर भरा हुआ है। क्लियर, पक्का 100%। चलिए भाई एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से हमने अपने डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। चलिए पढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, लास्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जिसका नाम है सॉलिड कोन। हमको क्या करना है भैया, हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है आप किसका, सॉलिड कोन का। सर बस करो यार सर, बहुत हो गया सर, सर मतलब यार सर आपने जान ले लिया अब इतना करा के, लास्ट कसम से, मेरी कसम झूठ नहीं बोल रहा, ये लास्ट करूंगा मैं, इसके बाद हम खत्म कर देंगे अपने इस जो भी सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, बस खत्म कर देंगे इसको, आगे बढ़ेंगे ना यार, कब तक करते रहेंगे यार उसका, मैंने आपको इतने सारे सिखा दिए तो अब एक दो तो आप खुद भी कर सकते हो। अरे हाँ कि ना, हाँ। तो चलिए भाई ये लास्ट में आपके सामने लेकर आया हूं कौन, ये बिल्कुल ट्रायंगल जैसा है, जो हमने ट्रायंगुलर लैमिना देखा था। देखो अगर आप ट्रायंगल को क्या करो, ऐसे ट्रायंगल को, ये आपने ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो, यहाँ से पकड़ो और ऐसे घुमा दो, तो क्या बन जाएगा, कोन ही तो बन जाएगा। क्या करेंगे, दोनों एजेस एक सर्कल बना देंगे, ये क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा, है ना, ऐसे एक सर्कल बना देंगे, ये ऐसे आपका कोन बन जाएगा, है ना। तो जैसे हमने कोन के लिए किया था वैसे ही हमको किसके लिए करना है, वैसे ही हमको करना है, वैसे जैसे हमने ट्रायंगल के लिए किया था, ट्रायंगुलर लैमिना के लिए, वैसे हमको कोन के लिए करना है। चलिए पहले समझ लेते हैं। देखिए जो नीचे बेस है ना, नीचे जो सर्कल है उसका बेस है कैपिटल आर, है ना। हम जाएंगे ऊपर वाई डिस्टेंस, कितना ऊपर जाएंगे, हम जा रहे हैं ऊपर वाई डिस्टेंस, ये हम ऊपर वाई डिस्टेंस गए, ठीक। पहली बात तो आप ये जानते हो, बार बार रिपीट नहीं कर रहा मैं, कि ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये तो आप जानते हो, है ना। अगर आपको पता है सिमेट्री है क्या, हाँ बिल्कुल सिमेट्री है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो हमको YCOM निकालने की जरूरत है, XCOM निकालने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ओरिजिन है 0 0, ये पॉइंट। यहाँ से हम वाई डिस्टेंस ऊपर गए, हमने क्या ले लिया भाई, एक एलिमेंट ले लिया। अब क्योंकि ये क्या है, एक सॉलिड कोन है, अंदर मास भरा हुआ है, अंदर पूरा मास भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, मास होगा, ये क्या होगा भाई, मास होगा, ठीक। अब आप इमेजिन करो, पहले ये देखो कि ये जो आपने एलिमेंट चूज किया है, ये जो एलिमेंट आपने चूज किया है DM, ये एलिमेंट आपको दिख कैसा रहा है, ये एलिमेंट आपको दिख कैसा रहा है, इस एलिमेंट का रेडियस कितना है भाई, इस एलिमेंट का रेडियस आपको स्मॉल r दिया हुआ है, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप ये सॉलिड कोन कैसे बना सकते हो, तरीके अलग अलग हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसे सुनिए। एक डिस्क लिया आपने, एक डिस्क लिया आपने, ये आपने एक डिस्क ली, ठीक, और इस डिस्क के ऊपर आपने एक और डिस्क रखी, फिर आपने एक और डिस्क रखी, फिर आपने एक और डिस्क रखी,
ऐसे करते 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 आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, एक कोण बना लोगे। क्या बना लोगे आप, ऐसे ऐसे करते हुए एक कोण बना लोगे। आई मेरी बात समझ में, कि आप डिस्क एक के ऊपर एक रख रहे हो, डिस्क एक के ऊपर एक रखे हो और उसका रेडियस क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। अच्छा, डिस्क कैसी है ये भी देख लीजिए। ये जो डिस्क है ये मैं बना रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये डिस्क कुछ ऐसी है, इसमें थिकनेस है, क्या है भैया, इसमें थिकनेस है। आई मेरी बात समझ में, इसमें क्या है भैया, ये थिकनेस है। ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस है dy। कितनी है भाई, ये dy। ये थिकनेस कितनी है, dy थिकनेस है। पक्का, हाँ सर पक्का, 100%। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है सर स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r इसका रेडियस है। आओ YCOM हमको निकालना है। YCOM का हमको फॉर्मूला पता है क्या, बिल्कुल पता है सर। YCOM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm y अपॉन dm, है ना। आपको पता ही है कि भाई कोण की हाइट है कैपिटल H, और कोण का जो टोटल मास है m वो है m, और टोटल जो हाइट है वो है h। कैपिटल M मास है और टोटल हाइट है h। ठीक है, अंदर मास भरा हुआ है, 3D है। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, 3D है। यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम भरा अंदर एकदम अंदर घुसा घुसा के मास भरा हुआ है इसके अंदर, ये हॉलो नहीं है, तो हम जानते हैं यहाँ पर डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा मास अपॉन वॉल्यूम। कैपिटल मास अपॉन कैपिटल वॉल्यूम। मान लीजिए इसका वॉल्यूम क्या है, कैपिटल V। ठीक है, हाँ सर ठीक है। हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता dm और y का। यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू y है, कितनी है y की वैल्यू y है, हमने y की वैल्यू y रख दी। अब हमको dm को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि उसके अंदर कहीं ना कहीं y आ जाए, नहीं तो कभी भी इंटीग्रेशन ये हो नहीं सकता। नहीं, ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। अरे हाँ, कभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो वही मेहनत कि dm को हम कहीं ना कहीं से तोड़ कर लेकर आएंगे उसके अंदर y। आप जानते हो कि ये बराबर है dm बाय dv के, बराबर है कि नहीं, हाँ सर बराबर है। हम जानते हैं dm को हम क्या लिख सकते हैं, dm को हम लिख सकते हैं रो dv। पहली बात रो dv, तो आप इसको क्या कर दो, इसको लिख दो आप रो dv y। लिख दिया। मेहनत क्या करनी है, क्या अभी आपको कोई y का टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमको इस तरीके से तोड़ना है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इसके अंदर मुझे क्या दिखने लग जाए, y दिखने लग जाए। अच्छा 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 अच्छा, चलिए आइए, हम जानते हैं कि dv क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, या मैं बोल दूं dA इंटू थिकनेस, है ना। ठीक है सर, हम बोल सकते हैं कि इस पूरे डिस्क का एरिया कितना होगा, dA कितना होगा एरिया, आप बोल सकते हो इसका एरिया होगा सर पाई r स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो dv की वैल्यू कितनी है, dA की वैल्यू कितनी आ गई, पाई r स्क्वायर। थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है dy, तो पाई r स्क्वायर dy इज द वैल्यू ऑफ dv। अच्छा, dv जैसे ही आप यहाँ रखोगे आपको dy दिखने लग गया, आपको dy दिखने लग गया, बस कुछ नहीं करना, अब तो सारी मेहनत आपकी सफल हो जाएगी। कैसे, आओ रख दो वैल्यू, रख दो रो dv की वैल्यू पाई r स्क्वायर dy इंटू y। अब लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल r आपको दिख रहा है, स्मॉल r आपको दिख रहा है। ये स्मॉल r क्या है, ये है, और ये क्या है भाई, वेरिएबल है ना। ये तो हर हाइट के साथ r की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हम किसको जानते हैं, हम इस कैपिटल R को जानते हैं जो कि कांस्टेंट है, और इस कैपिटल H को जानते हैं जो कि कांस्टेंट है, और एक वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी है जो कि ये y है, जो लगातार चेंज होता जा रहा है। तो भैया हमको एक और वेरिएबल की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ और जो एक ऑलरेडी वेरिएबल है हमारे पास उसको लेकर आओ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखो आप समझ रहे हो ना, ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, पाई कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, लेकिन r कांस्टेंट थोड़ी ना जो बाहर चला जाए, r तो चेंज हो रहा है, हर हाइट के साथ y के साथ r चेंज हो रहा है। तो भैया यहाँ दो वेरिएबल नहीं रख सकता मैं, मुझे एक ही वेरिएबल रखना है, तो r को चेंज करो। तो सेम वही कंसेप्ट जो हमने किसमें किया था, ट्रायंगुलर लैमिना में किया था, सिमिलर ट्रायंगल का, हम वो यहाँ करने वाले हैं। देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल है जो ग्रीन वाला, एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल रहेगा आपका येलो वाला। कौन सा वाला, येलो वाला। ये है आपका दूसरा ट्रायंगल। इसके बीच में आप सिमिलर ट्रायंगल लगा दोगे, और सिमिलर ट्रायंगल लगाने के बाद आपको पता है आपको क्या करना है, ज़्यादा 3-5 हम नहीं करेंगे, बाय सिमिलर ट्रायंगल लिख रहा हूँ मैं। अरे यार कलर क्यों बदल गया, बाय सिमिलर
ट्राइंगल्स हम ये बोल सकते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट h, बड़े वाले ट्राइंगल की रेडियस या डिस्टेंस, बड़े वाले ट्राइंगल बोल रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ही बोलूँ ना, अभी ट्राइंगल ही बोल रहे हैं, सब मेरा ट्राइंगल लगा रहे हैं। तो बड़े वाले ट्राइंगल की कैपिटल H और इसकी ये डिस्टेंस कैपिटल R, इसकी ये साइड बोल सकते हैं, इसकी साइड। सर आपने R क्यों रखा, आपको 2R रखना चाहिए था। अरे 2 कट जाएगा, हमें भी पता है बाबा, ये कैपिटल H, ये 2R रखोगे 2 कटना ही है ना, इसलिए मैं 2 नहीं रख रहा, टेंशन मत लीजिएगा। इज इक्वल्स टू, अब देखो ये है y, ये है टोटल h कैपिटल, टोटल हाइट कैपिटल H, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, ये बचा h माइनस y, है ना, वही चीज जो हम कर चुके हैं। मैं बता रहा हूं, वहां पे ये मत सोचना कि सर 2 क्यों नहीं रखा, हमको पता है 2 कट जाएगा, ठीक है। छोटे वाले के ट्रायंगल की बात, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। h माइनस वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल r। आपको क्या चाहिए, स्मॉल r चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, स्मॉल r चाहिए, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R इंटू एच माइनस वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल H। ये आ गई हमारे स्मॉल r की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई भाई स्मॉल r की वैल्यू, अरे रे स्मॉल r की वैल्यू, ठीक है। आपने खिसका दिया भैया, यहां पर ये वेरिएबल था, इसको हटाया, इसकी जगह आप कौन सा लेकर आ गए, एक ऑलरेडी जो हमारे पास वेरिएबल था y, उसको लेकर आप आ गए। अब आराम से आपका काम हो सकता है, ठीक है, पक्का। चलो r की वैल्यू यहां पुट कर दूं, हाँ सर पुट कर दीजिए, आ जाओ। इसको मिटाने की ज़रूरत हमको है क्या, नहीं अभी नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी नहीं मिटा रहा हूँ, देखिएगा। YCOM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर बाबा, r स्क्वायर h माइनस वाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, अच्छा इंटू y dy डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है ना, कैपिटल M बन जाएगा ये इंटीग्रेट होके। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, h स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है ना। हाँ चलो बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा रो बाहर निकला, पाई बाहर निकला, r स्क्वायर बाहर निकला, h स्क्वायर बाहर निकला, m को नीचे रख देता हूँ, ठीक है ना। रो पाई r स्क्वायर चला गया, h स्क्वायर आ गया, m आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा h माइनस वाई का होल स्क्वायर y dy, ठीक है, h माइनस वाई का होल स्क्वायर y dy। अच्छा अब लिमिट तो सर चढ़ा ही नहीं, लिमिट भी तो बता दो कहां से कहां तक होगी, तो इसकी लिमिट भाई 0 से लेके h तक, 0 से लेके कैपिटल H तक, तो लिमिट चढ़ा दो 0 से लेके कैपिटल H तक। आ जाओ आगे, है ना। YCOM इज इक्वल्स टू रो पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर कैपिटल M, और इंटीग्रेट करते हैं इसको भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं, y मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर y, ये बन जाएगा y क्यूब, और ये बन जाएगा 2hy स्क्वायर, ठीक है ना, पक्का। ये बन जाएगा h स्क्वायर y, ये हो जाएगा y क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2hy स्क्वायर, ठीक। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो यहां पर मैं वैल्यू रखता हूं, आओ इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट साथ में कर दूं कि बाद में करूं, साथ में करूं बाद में करूं, लिख देता हूं, देखो कोई भी स्टेप हम फालतू मिस नहीं करते, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। 0 से लेके h तक इंटीग्रेशन h स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब माइनस 2hy स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हमें अब करना है, बस खत्म, सवाल यहीं खत्म, ध्वस्त, सवाल आपने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आइए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, साइड में इंटीग्रेट करता हूं, h स्क्वायर y का इंटीग्रेशन होगा, h स्क्वायर y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाय 2, है ना, y स्क्वायर बाय 2, लिमिट चढ़ेगी इस पर कितनी, लिमिट चढ़ेगी इस पर 0 से लेके h तक की, ठीक है ना, प्लस y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लिमिट चढ़ेगी इस पे 0 से लेके h तक की, माइनस 2h y क्यूब बाय 3, 2h y की पावर 3 बाय 3, लिमिट चढ़ेगी इस पे 0 से लेके h तक की, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, h स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर h की पावर 4 बाय 2 प्लस h की पावर 4 बाय 4 माइनस h की पावर 3 है ना, यहाँ h डालोगे h की पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2h की पावर 4 बाय 3, है ना। इंटीग्रेशन आप करके देखिएगा, यही वैल्यू आने वाली है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ YCOM इज इक्वल्स टू रो
पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम, अंदर यहाँ क्या आने वाला है h की पावर 4/2, h की पावर 4/2 प्लस h की पावर 4/4, h की पावर 4/4 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ h की पावर 4/3। चलिए इसको नोट डाउन करिए, हमारे पास जगह नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बने। हाँ, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया था वो इधर रख दिया हमने, h की पावर 4/2 प्लस h की पावर 4/4 माइनस 2h की पावर 4/3। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी h की पावर 4/12, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। चलिए अब हम यहाँ पर रो की वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमने रो की वैल्यू नहीं निकाली है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, रो की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाती है। बाकी सारी चीज़ें आपने लिख ली है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो, इतना सारी चीज़ें हटाने में ना बड़ा डर लगता है कि भाई इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा, और ये देखो क्या हो गया। हाँ, तो हमने बोला था रो जो होता है वो होता है कैपिटल M बाय कैपिटल V, कैपिटल M बाय वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, पाई/1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच होगा। रो की वैल्यू कितनी आ गई, 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। क्या करो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, YCOM आपको निकालना है, पुट कर दो, लो YCOM इज इक्वल्स टू रो की जगह 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नीचे और क्या है भाई, h स्क्वायर इंटू एम, h स्क्वायर इंटू कैपिटल M, ऊपर क्या है पाई आर स्क्वायर, और बचा क्या h की पावर 4/12। अब देखो h की पावर 2, एक ये कट गया, 3 बचा, मतलब h की पावर 3 कट गया, एक बचा, आर स्क्वायर पाई m कट गया, 3 4 जा 12, तो YCOM कितना आ गया, YCOM h/4। ओके, चलिए तो आप समझ गए होंगे कि ये जो सेंटर ऑफ मास आप निकाल रहे हैं इस कोन का, ये कहाँ आएगा, ये इस ओरिजिन से, ये इसको हमने क्या माना है भाई, इसको हमने अपना बेस माना है, ये इस कोन का क्या है, बेस है। तो बेस से कितना ऊपर, h/4, यानी कि टोटल हाइट h है, तो उसकी 1/4 हिस्से ऊपर क्या मिलेगा आपको, उसका COM मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है। XCOM निकाला नहीं है हमने, क्योंकि हमको पता है कि ये जो कोन है ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसी एक्सिस पर आने वाला है हमारा सेंटर ऑफ मास, इसलिए कोई जरूरत नहीं थी हमको XCOM निकालने की, ठीक है, पक्का। हाँ सर, तो यार हमने बहुत देर से बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है COM निकालने के पीछे, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है। हमने क्या क्या देख लिया बाबा, हमने रेक्टेंगल देख लिया, रॉड देख ली पतली सी, है ना, फिर हमने क्या देख लिया बाबा, फिर हमने देख लिया कि रिंग के लिए क्या बोले, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए आप कैसे निकाल सकते हो अपना सेंटर ऑफ मास, वो भी हमने किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने हेमिस्फेरिकल शेप के लिए, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए मैं बोलूँ अगर तो सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए भी हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, हमने डिस्क के लिए भी निकाला, है ना, हमने सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए भी निकाला, जिसको हमने सेमी सर्कुलर प्लेट भी बोला, उसके लिए भी निकाला। फिर सॉलिड स्फीयर के लिए क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, एकदम सेंटर पे ही आने वाला है, ठीक है ना। और क्या किया भाई हमने अपने ट्रायंगुलर लैम्बडा के लिए भी निकाला, हमने कोन के लिए भी निकाला सॉलिड। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं जिसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना पड़ेगा, बट जितने भी सेंटर ऑफ मास हमने अभी तक निकाले हैं ये स्टैंडर्ड सेंटर ऑफ मासेस हैं, इनके फॉर्मुलेज आपको एज इट इज याद कर लेना चाहिए तो बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं तो एक बार और प्रैक्टिस करने के लिए सारे डेरिवेशन फिर से खुद से कर सकते हैं। आपको जब सारे डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाएं तो फिर आप बार बार डेरिवेशन के पीछे मत भागिएगा, आप फिर सीधे रिजल्ट को याद कर लीजिएगा। आप रिजल्ट अगर याद कर लेते हैं तो आपके 80% क्वेश्चन, 75 to 80% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो बचे हुए 15-20% जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको इंटीग्रेशन मेथड लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा जूझना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार अगर आप मेथड समझ गए तो आपसे क्वेश्चन हमेशा बनेगा, ये गारंटी मेरी है, मेरी। अरे हाँ ठीक है, चलिए भाई, तो ये है हमारे सेंटर ऑफ मास का, यानी कि सेंटर ऑफ मास किसका, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का 4th पार्ट, जो कि मैं खत्म करता हूं यहीं पर। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे किसकी, मोशन ऑफ सेंटर मास की, किसकी, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कोई नहीं जाएगा, बने रहेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे आप WWE देखते टाइम बने रहते हो, जैसे आप कसौटी जिंदगी की देखते हुए बने रहते हो, जैसे आप ससुराल सिमर का देखते हुए बने रहते हो, वैसे ही आपको इस लेक्चर में बने रहना है, क्योंकि अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसी के कंटिन्यूएशन में। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।